खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल में एंट्री टैक्स को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि हालात गंभीर होता जा रहा है। बॉर्डर इलाकों में प्रदर्शन और हाईवे जाम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुक्खू अब तक सुखविंदर सिंह नहीं बन पाए। देखिए, प्रदेश का जो आर्थिक दृष्टि से जिसको मैं बोलता हूं ना कि जो मैं निकाला तो वो तो निकाली। ये मैंने हाउस के अंदर भी बोला हूं, यहां भी बोल रहा हूं। कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं। लगभग 3,500 करोड़ रुपए का कम का बजट है ये एज कंपेयर टू लास्ट बजट। और हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की स्थिति आई। मैं इस बात से सहमत हूं, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण प्रदेश का संकट और बढ़ा है, लेकिन इट्स नॉट द ओनली रीजन। जो कदम इनको उठाने चाहिए थे उन कदम को उठाते नहीं। अब 3 सालों में आपने देखा, पिछले के एक प्रश्न का उत्तर था 50,000 करोड़ के करीब हिमाचल प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के तो बात छोड़िए, जो केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को पैसा मिला है 49,000 के करीब है वो। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को आप कोसते रहेंगे, वो उचित नहीं है। एक बार बजट पास किया क्योंकि मेजोरिटी इनके पास है, मेजोरिटी के साथ बजट पास किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये बजट जो है वो लंबे समय तक याद किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो है न्यूनतम स्तर पर अगर गई तो वर्तमान कांग्रेस की सरकार सुक्खू जी के नेतृत्व में गई। बजट में इस बात को भी आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर ऋण जो है वो बढ़ करके ऋण हो गया 1,10,000 करोड़ के करीब। ऑफ बजट बोरिंग और से ली गई है 3,000 करोड़ की, तो हुडको से लोन लिया है, वो तो अभी तक इसमें ऐड नहीं है। अगर उसको ऐड करेंगे तो ये और ज्यादा बढ़ गया। इसलिए विकास के कार्य की कोई संभावना नहीं इस बजट के कारण होने के बावजूद। कर्मचारियों के डीए की कोई संभावना नहीं है, कर्मचारियों के एरियर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पहला बजट है जिस बजट को लेकर के पूरे देश भर से लोग हमको पूछ रहे हैं कि ये सैलरी डेफरमेंट क्या होता है। यानी कि सैलरी जो है चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, आईएएस ऑफिसर, उसके बाद मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, उसके बाद नीचे कर्मचारियों की भी 3% तो वहां तक गए हैं। तो ये डेफर होने के बाद हम पूछ रहे हैं उनसे कि आपका सेविंग कितनी होगी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लाइबिलिटी को सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं, उसका समाधान नहीं कर रहे हैं। शिफ्ट कर रहे हैं 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद फिर बोलेंगे कि हालात अच्छे नहीं है, उसके बाद बोलेंगे फिर हालात अच्छे नहीं है, अपना काम निकालेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए, आने वाली सरकार के लिए खड़ी हो, जिसके कारण बहुत बड़ा संकट होगा। तो उस सारी चीज के लिए कौन जिम्मेवार है? आज तक तो यही होता था कि लोन की जो है जिम्मेवारी होती थी, लोन और उसके बाद उसके ब्याज की किस्तों को अदा करने की, उसके कारण जो है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती थी। लेकिन ये लाइबिलिटी एक नई एडिशन क्रिएट की गई है, जो आने वाली सरकार को झेलनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कोई रीजन नहीं है किसी वर्ग को स्ट्रेंथनिंग, डेवलपमेंट के काम जीरो, सब्सिडी पर कट लगेगा, बिजली महंगी होगी और उसके बाद जो गारंटियों को पूरा करने की बातें हैं तो हवाई बातें हैं। और गारंटियों को अगर पूरा करने की बातें अगर सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश का बहुत ज्यादा और भी नुकसान होगा, क्योंकि फिर उसके बाद न सैलरी के लिए पैसा बचेगा, न पेंशन के लिए बचेगा, न विकास कार्य के लिए बचेगा, न इलाज के लिए बचेगा, न शिक्षा के लिए बचेगा। एक तो एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज की है, बहुत बड़ी इंक्रीज की है, जिसके कारण बहुत बड़ी कठिनाई है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि हालात ये बन गए कि पंजाब ने नाके लगाने शुरू कर दिए। कल भी नारे सुन रहे थे हम, आज भी नारे सुन रहे थे। हिमाचल के लोगों को पंजाब में जाने के बाद उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ, उनके साथ अगर गलत व्यवहार हुआ तो कौन जिम्मेवार है? आखिरकार ये स्थिति अगर पैदा हुई है, स्थिति पैदा हुई है हिमाचल प्रदेश के उस अपरिपक्व फैसले के कारण, उस निर्णय के कारण।
क्योंकि इंक्रीज इतनी ज्यादा कर दी। दूसरा, जो टैक्सी है, टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी के जितने मालिक हैं, यानी कि ऑपरेटर जितने भी हैं, वो टूरिस्ट को हिमाचल प्रदेश में लाते हैं, और वो टैक्सियां अगर हिमाचल के बाहर टूरिस्ट को दूसरे राज्यों के लिए ले जाएंगी तो प्रदेश को उससे भी नुकसान है।